हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन आपको मैं डिस्प्ले करा दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which lies on x axis and y axis both। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का पहला है क्वेश्चंस which lies on x axis and y axis both। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का whose ordinate is -4 and which lies on y axis। एंड द थर्ड क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन का है whose abscissa is -5 and which lies on x axis। बेटा देखो ये सब के सब ना वन वर्ड सॉल्यूशन है इसके, मतलब इसको बहुत क्वेश्चन लेनी नहीं है, बस एक एक शब्द या एक एक लाइन का है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, पहले समझो, बेसिक समझो। पहले कह रहा वो कोऑर्डिनेट ज्ञात करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जो एक्स एक्सिस पे भी रहता है और वाई एक्सिस पे रहता है। अब तुम देखो जरा, हम जरा एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। पहले समझो, कार्टेशियन प्लेन है, ये है आपका एक्स एक्सिस है बेटा, ये आपका मान लो वाई एक्सिस है। अब तुम ये बताओ, अगर हम कोई पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ए कामा बी जैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट क्यू है, मान लो सी कामा डी जैसा रहता है, मतलब कुछ भी सपोज कर लेते हैं -c+d होता है, सॉरी। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा मान लो -e टाइप का पॉइंट रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा +g और -s टाइप का पॉइंट रहता है। ये बताओ, ये जितने भी पॉइंट्स हम बनाए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे भी हो और वाई एक्सिस भी हो? बेटा एक्स एक्सिस पे ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस पे तुम्हारा वर्टिकल लाइन होती है। इसका ये मतलब है कि आपको वो पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस पे भी हो और वाई एक्सिस भी हो। तो वो पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 जैसा होता या -a,0 जैसा होता। इन सबको पहले भूल जाओ। ठीक है, अगर ये y एक्सिस पे होता तो इसका कोऑर्डिनेट 0,b जैसा होता या 0,-b होता। इसका ये मतलब है कि यह पॉइंट x एक्सिस पे है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे तो है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। ठीक है, आखिर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर रहता है? तो वो पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, वो ओरिजिन है। क्या कहोगे? ओरिजिन। तो आपका सिंपल सा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट ओरिजिन। ओ मींस ओरिजिन 0 0। देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते थे। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, तो आपका आंसर होता 0 0। अगर मैं ये कहता है विच लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो देन यू मे राइट -a,0। अगर ऐसे पूछता विच लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तब तुम लिखते a,0, जहां एक क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, और अगर ऐसे पूछता विच लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो तुम लिख सकते 0,a चाहे 0,b। अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस होता तो तुम लिख सकते थे 0,-b। एंड इसी क्वेश्चन को हम 4 तरीके से पूछ सकते थे, लेकिन आपके लिए पहला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन 0 0 होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्ञात करो जिसका ऑर्डिनेट -4 है और y एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y = -4, माने y का मान, y कोऑर्डिनेट -4 होगा और x और कहां पे लाई करे, y एक्सिस पे लाई करे। तो ये बताओ y एक्सिस पे लाई करेगा और तो उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी। इट मींस दैट y एक्सिस यही हमारा वर्टिकल लाइन होती है, तो या तो हमारा कोऑर्डिनेट यहां लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं y की वैल्यू -4 है, इसका मतलब है वो पॉइंट 0 -4 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यह जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0 -4 होगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। तो जो इसका जो आंसर होगा ना 0 -4 है, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेट क्या है, -4 है, y की वैल्यू -4 है। थर्ड देख लो, जिसका एब्सिसा इज 5, मतलब x = 5 है, और विच लाइज ऑन y एक्सिस, जब y या लाइन एक्सिस होगा तो y का मान 0 होगा। तुम ऐसे भी समझ लो, एब्सिसा 5 है एंड x = 5 है, और x एक्सिस पे लाई करेगा तो y का मान 0, तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा 5,0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ऐसे यहाँ भी इसको इसी तरह से समझा देते हैं। क्या ऑर्डिनेट हमारा -4 है तो y = -4 हो जाएगा, और चूंकि y एक्सिस से बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो सो हमारा जो पॉइंट होगा 0 -4 होगा। यही हमारा सोल्यूशन होगा।
तो पहले का सोल्यूशन है ओरिजिन 0 0, दूसरे का सोल्यूशन है 0 -4 और तीसरे का सोल्यूशन है 5 0। ठीक है, पंखा चला दो यार। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम फिगर राइट द फॉलोइंग। बच्चों आई थिंक आपको फिगर ये क्लियर हो रहा होगा क्या है ये। तो आपको आंसर देना है पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड ए। ठीक है, तो चलो आते हैं पहले। देखो डायग्राम देखो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहले देखो बी पॉइंट है ना यहाँ पे ना, देखो यहाँ बी पॉइंट ये है, यहाँ x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू +2 है। ठीक है, तो फॉर बी के लिए हम देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ क्या है -5 है, y की वैल्यू क्या है +2 है। देखो y की वैल्यू +2 है और x की वैल्यू यहाँ क्या है -5 है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x कोऑर्डिनेट देखते हैं देन y कोऑर्डिनेट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी की हम बात कर रहे हैं। देखो सी पॉइंट पहले देखो कहाँ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ क्या है -4 है। सेकंड पार्ट इसका x की वैल्यू क्या है -4 है। अब बेटा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो x की वैल्यू भी -4 है, y की वैल्यू -4 है। देखो y जो डिस्टेंस है वो भी -4 है और x जो डिस्टेंस है वो भी -4 है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी बिकम्स -4 -4। बहुत ही आसान है, आप समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं ई का कोऑर्डिनेट। पहले में ना 3 पार्ट है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करना, कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करना, कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड करना। चलो पहले देखो ई कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 3 है और y की वैल्यू बेटा निगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या है -1 है। सो ई का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, -1 होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -5, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -4 -4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 3 -1। ये हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट है। ठीक है, अब इसी डायग्राम के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, कह रहा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 0 -2। मतलब ये बताना है कि ये जो पॉइंट 0 -2 है कहाँ पे होगा, बस आपको एलोकेट करना है। देखो 0 -2, जहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो कहाँ होगा सोच के बताइए। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यानी यही पॉइंट होगा, f पॉइंट होगा, f पॉइंट होगा। तो आपका आंसर होगा इट इज f पॉइंट f, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 -2। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, ये हमारा सॉल्यूशन है 0 -2। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट h, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट h। देखो पॉइंट h पहले देखो कहाँ है, उसके बाद बताते हैं क्या ऑर्डिनेट है क्या एब्सिसा है। देखो ये हमारा है h पॉइंट है, इसका जरा कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जाहिर सी बात है प्लस होगा, यानी 1, 4 है। तो उस केस में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो एब्सिसा को x कहते हैं, ऑर्डिनेट को y कहते हैं। तो सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एब्सिसा है बेटा क्या है 1 है। ठीक है, अगर ऑर्डिनेट पूछता तो आप कहते 4। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। पहले देखो डी कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे है, डी देखो डी पॉइंट यहीं पे है, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 4, 0 x एक्सिस पे है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो यहाँ लिख सकते हैं डी का जो कोऑर्डिनेट है 4, 0, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो हमें किसका आंसर लिखना है, ऑर्डिनेट का। ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा y होता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट हमारा 0 है। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर 3, 2, -4, 2 एंड -4, 5। प्लॉट these points and find the coordinate of the 4 vertex। देखो बेटा किसी भी रेक्टेंगल में ना 4 वर्टेक्स होते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लो एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं, अभी ये रफ डायग्राम है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना कॉर्नर पॉइंट, दीज आर सेड टू बी द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको ना इस सवाल को कहाँ सॉल्व करना है,
देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि प्लेन कॉपी पे जैसे आपके पास है, नहीं तो आपके पास ग्राफ शीट होता है। अगर ग्राफ शीट में बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, मतलब गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक यूज करो, हम तो कहेंगे आप ग्राफ शीट का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, जितने भी पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स है उसको पहले ग्राफ पे प्लॉट करो और चौथा पॉइंट आपको ढूंढना होता है। तो देखो कैसे, तो पहले तो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को क्या करो आप 1 2 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेना। जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ध्यान दीजिएगा इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना, रनिंग हैंड से बिल्कुल नहीं यूज करोगे जैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 सॉरी इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, चाहो तो लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5। चलो मान लेते हैं रेक्टेंगल का जो पहला पॉइंट है उसको ए सपोज कर लो। तो 3, 2 कहाँ होगा, देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, इसी के जस्ट सामने होगा। अब मैं डैश का लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देखो a का जो कोऑर्डिनेट है 3, 2 है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, जस्ट इसके सामने होगा। ठीक है, मतलब 3, 2 होगा, कैसे जाना, देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट है, मान लो b है -4, 2, ABC मान लेते हैं। -4 किधर रहेगा, पहले देखो -1 -2 -4 होगा और +2 है, ऊपर जाएंगे, यानी -4 और +2 के सामने, माने ये होगा, समझ लो ये होगा, ये देखो ये होगा b कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर तुम यहीं पे a और b को ज्वाइन करोगे तो ये 100% 2 से गुजरेगा, माने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, 2 पे। इसलिए कहते हैं अगर ग्राफ शीट का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरा पॉइंट मान लो c है जो -4,5 है, तो -4 x की वैल्यू -4 यहाँ होगी और +5 कहाँ होगी, देखो +5 जो है ना ऊपर होगी, +5 मतलब क्या, 2 तक पहुंची गए हो, 3 4 5 समझो यहाँ होगी, यही होगी, यानी ये पॉइंट c, इसको भी इधर कर दो, उसी मान लो ये जो कोऑर्डिनेट होगा। देखो आपको ना बेसिकली ना 3 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने थे, चौथा पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमको पता है रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है यानी ये जो हाइट है वो 5 यूनिट है, यानी ये भी 5 यूनिट होगी, यहीं होगी, यहीं कहीं आएगी। क्या करना है बेटा, ये A B C है, अगर D मान लो, अगर मान लो अगर 5 यूनिट है तो ये भी तो 5 यूनिट होगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये भी 5 यूनिट होगा और इसको ऐसे मिला देना, ये भी 5 से जाएगा, 5 से गुजरेगा नहीं गुजरेगा। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 3 होगी और क्या होगी, और y की वैल्यू 5 होगी, बस हो गया। तो क्या क्वेश्चन था, हम जो भी कुछ करेंगे ग्राफ में ही करेंगे। तो बताओ ग्राफ के अनुसार जो हमारा फोर्थ आंसर हमारा पता चल गया, जो फोर्थ वर्टेक्स है एंड डी को माना हमने वो 3, 5 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें कभी कभी एरिया भी पूछ देता है, तो देखो एरिया निकालने का बड़ा आसान तरीका, एरिया मान हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ABCD जिसकी बात कर रहे हैं। देखो रेक्टेंगल का लेंथ होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कुल लेंथ कितना है, इधर 4 यूनिट, देखो 4 और इधर 3 7, तो लंबाई 7 यूनिट हो गया। और देखो b का जो, अच्छा b का कोऑर्डिनेट हमने लिखा भी नहीं था ना, x की वैल्यू -4 थी और y की वैल्यू 2 थी। ऊंचाई कितनी है, देखो यहाँ तक, चौड़ाई कितनी है, देखो टोटल तुम्हारा ये 5 नहीं है, ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक लेके 2 है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो डिफरेंस आएगा 3, यानी 3 होगा। 7 × 3 21 स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, अगर हम एरिया पूछते हैं तो। ठीक है, तो देखो कैसे किया समझ लो। पहले देखो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो टोटल लंबाई नाप लो, ऐसे समझो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और चौड़ाई मेजर कर लो, ये चौड़ाई कितनी होगी, अगर ये टोटल 5 यूनिट है उसमें से अगर 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेंथ हमको मिल जाएगा, ये हमारा तब कितना हो जाएगा 3 यूनिट,
यानी ये पूरा लेंथ 5 यूनिट है, इसलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन न क्रिएट हो, ठीक है। पूरा लेंथ हमारा 5 यूनिट है और यहाँ तक का लेंथ 2 यूनिट है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा यानी BC का जो लेंथ आएगा वो 3 यूनिट होगा। तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा 21 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर A 2 2, B का कोऑर्डिनेट है -3 2, C का कोऑर्डिनेट है -3 5. Now plot these points on a graph paper and find the coordinates of B and also find the area of the rectangle ABCD. बेटा इससे पहले भी हम सेम टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, एक बार और रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये XY प्लेन बना लीजिएगा, मैंने समय बचाने के लिए पहले ही बना दिया है। आपको ना ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, ग्राफ शीट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ग्राफ शीट के ऊपर आप अच्छे से कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कर लीजिएगा प्रॉपर यूनिट के साथ, ठीक है। तो चलो पहले 2 2 को असाइन करते हैं। देखो x बराबर 2 y बराबर 2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू +2, इसी के सामने x इक्वल टू 2 ये है, ठीक। इसके ऊपर आ जाओ, y इक्वल टू 2 पे, यही तुम्हारा पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2, ठीक है। नाउ द सेकंड कोऑर्डिनेट है -3 2, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +2 है, यानी +2 देखो ये है, ये 2 के सामने वाला नहीं होगा। कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम भी जान जाओगे कैसे हम जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है -3 2। चलो 2 पॉइंट मिल गए हमको, ठीक है। जब तुम इसको मिलाओगे ना 100% 2 को कट करते हुए निकलेगा, y इक्वल टू 2 पे कट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो जरा ध्यान से, इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है सेम टू सेम है। चाहो तो मिला दो, अभी रहने दो, रेसिप पॉइंट बना दो। C का जो कोऑर्डिनेट है वो -3 5 है, यानी x इक्वल टू -3 है और y इक्वल टू 5 है। x वैल्यू -3 तो यही है, y इक्वल टू +5 है। देखो 2 तो पहुंच गए थे, 3 4 5 जस्ट इसके सामने है, यानी 5 की और -3 की, ठीक है। ये पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और 5। चलो एक काम करो, पहले A को B से ज्वाइन करो। पहले मैं 2 को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले A को ज्वाइन किया और जहाँ A कट किया वही तुम्हारा 2 रहा होगा। फिर B को C से मिला दो, C को मैं इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इधर भाग गया था क्योंकि ग्राफ का लेवलिंग हम किए नहीं बेटा, इसीलिए आप जब ग्राफ शीट पे देखोगे रिजेक्ट आएगा। और फिर ये जो अब देखो ये 3 पॉइंट तो हो गया, तो चौथा पॉइंट कहाँ होना चाहिए रेक्टेंगल का? चौथा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लाई करेगा, ये कोऑर्डिनेट है, ये B कोऑर्डिनेट, C कोऑर्डिनेट है, तो चौथा पॉइंट पहले बना लो। तो देखो चौथा पॉइंट ऐसा होगा जिसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो +5 होगा। तो देखो +5 जस्ट इसी के सामने होगा और S कोऑर्डिनेट 2 होगा, मतलब चौथा कोऑर्डिनेट आपका D है, कुछ ऐसा होना चाहिए 2 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे देखो, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। चाहो तो इसको पेंसिल से सेट कर देना, ये बताएगा कि ये रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या है बेटा, देख के बताओ, 2 5 है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD देखो क्या है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो कह सकते हो BC इंटू BA। चलो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बताओ BC की लंबाई कितनी होगी? तुम ऐसे ना मेजर कर लो, देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5 यूनिट है, ये लेंथ 2 यूनिट है, तो 5 - 2 यानी 3 यूनिट हो जाएगा। या ऐसे समझो, मतलब सही तो है, 5 - 2 पूरी लंबाई 5 यूनिट, यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट, 5 - 2 3 यूनिट हो जाता है। ब्रेथ देखो चौड़ाई, चलो इसको लेंथ को, इसको ब्रेथ को, यानी चौड़ाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं चाहे ब्रेथ इंटू लेंथ बोलते हैं, बात एक ही है ना। चलो BA का लेंथ देखो, देखो बेटा BA मतलब ये ऐसे देखो ना, 1 2 3 4 5 5 यूनिट तो है। या ऐसे देखो, यहाँ x का कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो तुम घटाओगे जोड़ोगे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तुमको देखो ये 3 यूनिट का लंबाई है, इधर से 2 यूनिट, तो ओवरऑल 5 यूनिट हो जाएगा। तो सिंपली आपको ऐड करना, डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, उसमें हम साइन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं ओरिजिन हूँ, इधर से -2 यूनिट पे कोई वस्तु है, यहाँ -3 पे कोई वस्तु है, +3 यूनिट पे इधर कोई वस्तु है, -2 यूनिट पे इधर कोई वस्तु है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो माइनस भूल जाएंगे, सीधे कहेंगे 3 + 2 मतलब 5 यूनिट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या लेंथ आएगा? 3 + 2 5 यूनिट, 3 × 5 कितना होता है? 15 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों।
तो आप कह सकते हो कि द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 25 एंड इट्स एरिया किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट। बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके लेवल का। देखो पहले समझाने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है इन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose vertex A has the coordinate 0√3। देखो ABC आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और A का वर्टिसेस दिया है 0√3। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C। तो आपको B और C का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। बेटा देखो इसको कैसे समझते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम पहले से पता, मतलब कुछ जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। पहली जानकारी ये है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल द साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। और हाँ ईच एंगल 60 डिग्री भी होता है, वो भी सही है। और दूसरी बात ये है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मान लो परपेंडिकुलर है बेटा जिसको हम क्यू कह रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है, अर्थात BO इक्वल टू CO। देखो तुम आगे चल करके जब चैप्टर पढ़ोगे ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल में ना तमाम तुमको थ्योरम पढ़ने को मिलेगा। उसमें से एक थ्योरम कहता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दोनों के लिए सही है, स्केलर के लिए गलत होता है। तो बात हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ करेंगे। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से यानी उसके टॉप से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अपोजिट साइड को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ तुम जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, ये ट्रायंगल ABC में जो पॉइंट A है वो वर्टिसेस है ट्रायंगल ABC का। और चूंकि इक्विलेटरल है तो 100% ये हम जानते हैं कि ये x एक्सिस से ये y एक्सिस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल ABC के लिए AO हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका ये मतलब है कि BO और CO सेम होगा ना। अगर मान लो कुछ देर के लिए सपोज दैट कि BO की लंबाई x यूनिट है और CO की लंबाई x यूनिट है, तो एक काम करो, फिलहाल हम जब लेंथ की बात करते हैं तो साइन नहीं देखते हैं, कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे साइन के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं कि BO जो कि CO के बराबर है वो x यूनिट है। इसका ये मतलब है कि BC जो होगा x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, मतलब 2x यूनिट हो जाएगा। यानी BC की लंबाई क्या है, 2x यूनिट है। समझा रहे हैं? जैसा कि बेटा तुम एक बात और जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, यानी AB BC और AC इक्वल होते हैं। इसका ये मतलब है कि AB जो कि बराबर है 2x के, मतलब BC 2x नहीं है, AC। इसका ये मतलब है बेटा कि ये भी 2x की लंबाई है, ये भी 2x का लेंथ की लंबाई है, बट 2x लेंथ का है, ठीक है ना। यानी AB बराबर 2x बराबर AC है। अच्छा अब हम कैसे, मतलब ये समझा रहे हैं, इसका कोई ज्यादा रूल नहीं था। अब रूल तो यहाँ आएगा, तुम किसी एक ट्रायंगल की देखो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का देखो चाहे राइट हैंड साइड, तो बस मैं राइट हैंड साइड देख रहा हूँ। इन ट्रायंगल AOC में तुम क्या देख रहे हो, एंगल AOC 90 डिग्री है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पहले बता दे रहा हूँ। तो क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। या तो तुम ट्रायंगल AOC लेके चलोगे या तो ट्रायंगल तुम AOB लेके चलोगे। अब क्या क्या जान चुके हो, इसकी लंबाई भी 2x है, इसकी भी लंबाई 2x है, ये लेंथ x है, ये लेंथ x है। और OA की वैल्यू तुम पहले से जानते हो, OA की वैल्यू जानते हो ना, √3 दिया हुआ है, कहीं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, OA की वैल्यू √3 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस होता है बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे लिए है OC इस समय। चलो देखो AC हमारा क्या 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर OA, देखो OA क्या है, OA हमारा है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। और देखो OC क्या है x का स्क्वायर। तो दो लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना, यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख देना कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, लेकिन हम प्लस लेंगे, प्लस 1 लेंगे, माइनस 1 लेने कोई मतलब है ही नहीं, सीधे x की वैल्यू बना गया, ठीक है। अर्थात b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ x, 0 जैसा दिखेगा, सॉरी -x, 0 जैसा दिखेगा।
और सी का कोऑर्डिनेट जो होगा x,0 जैसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब बेटा होता है ओरिजिन से अगर इसकी दूरी x यूनिट है तो सी का कोऑर्डिनेट x,0 हो जाएगा, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसकी दूरी x यूनिट है तो कोऑर्डिनेट होगा -x,0। तो यही तो हमें निकालना था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। तो हमने तो पहले तो x निकाल लिया ना, अब सीधे आंसर लिख लो, लिख दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं। देयरफॉर सी का जो कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है -1,0, यही हमारा आंसर है। और ये भी पूछ सकता था तो व्हाट इज द ईस्ट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कह देना 2 यूनिट, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 2 यूनिट आएगा। ठीक है, समझ में आया। और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का 2 तरीका है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना एरिया के लिए, क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, वहां से भी निकाल सकते हो √3/4। अरे नोट कर लो, नहीं पता है तो देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब जो ईच साइड इक्वल है ना तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर कर दो। एक तरीका ये होता है। तो जैसे यहाँ से अगर हम एरिया निकालना चाहें तो √3/4 और प्रत्येक साइड क्या है 2x है ना, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जहाँ x की वैल्यू 1 आया था तो √3/4 इंटू 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर के 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, √3 स्क्वायर रूट इसका आंसर आएगा। दूसरा तरीका बता दे, दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा BX हो जाएगा और हाइट हमारा OA हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई BC है और हाइट हमारा OA है। तो BC हमारा कितना था 2x था और OA हमारा कितना था √3 था, तो 2 से 2 कट गया, तो सिंपली आएगा x इंटू √3। और अभी भी x की वैल्यू 1 निकाले हैं तो 1 इंटू √3, इसका आंसर आएगा √3 स्क्वायर। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने बताया। ठीक है, तो आपको बस बेटा क्या बताना था, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कैसे मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ सी को x,0, कैसे हमने कोऑर्डिनेट को b को -x,0 लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड टाइप के। तो प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन पर डेटा चेंज किया, एक बार और देख लेते हैं। इन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड हुज वर्टिसेस A हैज कोऑर्डिनेट 0,2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C। B और C की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, साथ ही साथ इसकी एरिया भी फाइंड करनी है। सबसे पहले बेटा हम मान लेंगे सॉल्यूशन में, डायग्राम से पहले समझ लो। हम मान लेते हैं कि चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर साइड इक्वल होगा, तो मान लेते हैं OC की लंबाई x यूनिट है। देखो इससे फायदा ये होगा ना x मानने से कि कंप्लीट लेंथ हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो OC हमारा x यूनिट है, BO हमारा x यूनिट है, यानी BC हमारा 2x है, AB भी हमारा 2x हो जाएगा और AC भी हमारा 2x हो जाएगा। स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x,0 होगा और B का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा 0 - x होगा। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको अच्छा ये बताओ कैसे मैंने बताया कि BO CO सेम होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब बेस को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है ना, अपोजिट साइड को बांट देता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में जो AO लेंथ है ना वो परपेंडिकुलर है इस पे BC पे, इसलिए BO और CO इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से इन ट्रायंगल AOC में आप ये मान लीजिएगा कि लेट BO = CO = x, देयरफॉर AB = AC = BC = 2x, मतलब मान लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल AOC एंगल AOC = 90 डिग्री। बेटा चाहे इस ट्रायंगल की तरफ देखो चाहे इस ट्रायंगल की तरफ देखो, किसी एक में हम पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं एंगल वो भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC का होल स्क्वायर AO का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। ठीक है, AC क्या है 2x है, 2x का होल स्क्वायर। अच्छा देखो AO की लंबाई कितनी है, AO की लंबाई 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट ध्यान देना। 0,2 मतलब है कि AO की लंबाई 2 यूनिट है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस OC तुम्हारा x है, यानी x का स्क्वायर होगा। और सिंप्लीफाई करो, 4x² = 4 + x²। इस x² को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 3x²। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो यहाँ से x बराबर होगा ±√4/3। एक्चुअली माइनस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि x एक लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट में लिखेंगे
तो एक बार x जो होगा प्लस वाला इसके लिए कहा जाएगा और माइनस वाला इसके लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बस पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, और दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√3 इसका ये मतलब हुआ कि जो c कोऑर्डिनेट है 2/√3, और जो d कोऑर्डिनेट है यहाँ हम बेटा गड़बड़ कर दिया था, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे ना -x, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और ये होगा -2/√3, हाँ रेसलाइज कर सकते हो, तो जब रेसलाइज करोगे तो लिख दोगे 2√3/3, यार मत करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा c का कोऑर्डिनेट आएगा 2/√3, और d का जो कोऑर्डिनेट आएगा -2/√3, ठीक है। ये हो गया। अच्छा एक चीज और है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ABC का एरिया निकालना, देखो सिंपली ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे लिए AO है और बेस हमारे लिए BC है। डायग्राम देखो, हाफ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो 2 यूनिट है, और BC की जो लेंथ होगी वो 2x के बराबर होगी। 1 2 से 2 कट गया, बचा तुम्हारा 2x, और अभी भी x निकाले थे, पॉजिटिव वाली बस रखना क्योंकि x लेंथ है ना। तो 2 × 2/√3, तो कितना आया, 4/√3 स्क्वायर रूट आएगा, 4/√3 स्क्वायर रूट। चाहो तो आप रेसलाइज कर दो, रेसलाइज करोगे तो √3/3 हो जाएगा, 4√3/3। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बस ये आंसर परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि अपने क्लास 9 में पढ़ा था ना, पहले चैप्टर में पढ़ा था, अभी तो 9th में हो ही तुम लोग। बेटा ये जो क्वेश्चन जो है ना आपके लेवल का तो है, ये 10th के लेवल का भी हो सकता है, क्योंकि 10th में भी पूछा जा सकता है। तो क्लास 10th और क्लास 9th में ज़्यादा अंतर थोड़े होता है। आप देखोगे ना, चैप्टर देखोगे तो चैप्टर सेम टू सेम मैच करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए देखो ना, 9th थोड़ा, कभी भी देखो जब बच्चा 9th to 10th जाता है ना, तो देखो 9th टिपिकल माना जाता है, 10th ईजी माना जाता है। वैसे ही बच्चा जब 11th to 12th में आता है तो 11th को टिपिकल माना जाता है, 12th को ईजी माना जाता है। रीजन क्या है, 9th और 11th में हम लोग ना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन उसके नेक्स्ट ईयर यानी अगले क्लास में होता है। यानी 9th में जो आप जितना ही मेहनत करते हो 10th में आपका मेहनत आधा हो जाता है। उसी तरह 11th में आप जितना मेहनत करते हो 12th में आपका मेहनत आधा हो जाता है। तो कभी भी अपने सीनियर से पूछो जो 10th पास आउट हो चुके हैं या 12th पास आउट हो चुके हैं, तो उनसे बस ये पूछो कि 11th ईजी है कि 12th ईजी है, तो उनका जवाब होगा कि 11th थोड़ा टफ होता है और 12th थोड़ा ईजी होता है। भाई टफ उनको होगा, भाई अगर पढ़ोगे सबके लिए टफ होगा, लेकिन ये देखा गया है कि 11th में हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, 9th में हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन 10th में आते हैं और 12th में आते हैं तो मेहनत तो होती है, लेकिन वो मेहनत उस तरह की नहीं होती है, कुछ नया चीज़ नहीं सीखते हैं, वही जो पुराना चीज़ जो सीख चुके हैं उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है आज के लिए, बस इतना ही। तो हाँ, अब आप NCERT के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और रही बात हम कुछ असाइनमेंट दे देंगे तो 30 मिनट पे भी दे सकते हैं, दोनों जगह हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट पे भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे रहे हैं, आपको जहाँ से मन के तहाँ से आप एक्सेस करिए, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि देखो हो सकता है बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपको तुरंत समझ में ना आ रहे हो, तो वीडियो के 2 बार देखिए, 2-3 बार देखिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप सामने तो हो नहीं, कि मुझे नहीं पता कि आपका लेवल कितना ऊंचा है या कितना लो है, तो उसके हिसाब से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, ठीक है। और कभी भी आपको ज़रूरत हो, मतलब कि कुछ क्वेरी करना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।